गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा साइंस का चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन कंप्लीट होने वाला है। आई होप आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर को कह सकते हैं एक बार ओवरऑल दोबारा से फास्ट रिवीजन के थ्रू हम इसको एक बार पूरा चैप्टर का रिव्यू भी ले लेंगे। लास्ट में जो हमारा टॉपिक बच रहा है दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as। आज हम उसको ड्राइव भी कर लेंगे, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड हमारा आज एक दो न्यूमेरिकल भी हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम लगाएंगे, ठीक है ना। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आज सैटरडे यानी कि आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट टर्न यानी कह सकते हैं फ्रॉम थर्सडे हमारा नेक्स्ट टर्न पड़ेगा थर्सडे पर। थर्सडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी का वर्क थर्सडे तक या फिर कह सकते हैं वेडनेसडे तक ही सबका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस बच्चे ने वर्क रेगुलर बेसिस पे कर रखा है उसको तो वो दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे ने अब तक वर्क स्टार्ट नहीं किया उसको नहीं पता किस तरह से वर्क को प्रोसीड करना है। तो सब आज एक बार मैं दोबारा से सभी के लिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से आपको वर्क प्रोसीड करना है जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के भी कोई हमें ये भी नहीं पता कि कब हमारा लॉकडाउन ओवर होगा, ठीक है ना। आई होप जल्दी से जल्द सब चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन जब तक हमारा गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं आता हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन पर्पज़ के थ्रू अपना सिलेबस धीरे धीरे पढ़ लें, अच्छे से समझें, वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 10 to 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने वर्क में कंटिन्यूस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो, अब वर्क करोगे आप तो आपके लिए बेनिफिट है। ये बताओ, वर्क अगर आप अब नहीं करोगे तो जिस दिन स्कूल ओपन होगा कॉपी तो चेक होनी है, जिस दिन भी स्कूल ओपन होगा कॉपी चेक होनी है। और कॉपी चेक होनी है इसका मतलब क्या हो कि आपको वर्क जब भी करना पड़ेगा। अब वर्क कर लोगे तो इजीली आराम से वर्क कर लोगे, ठीक है ना। स्कूल ओपन होने के बाद वर्क करोगे तो आपको क्या होगा, टाइम कम मिलेगा, जल्दीबाजी में आप वर्क करोगे, ना कुछ समझ में आएगा ना ही आप सही से लिख पाओगे, ठीक है ना। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सभी टीचर्स आपको पता है ऑनलाइन पर्पज के थ्रू आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। स्पेशली मैं आपके साथ अपनी सेल्फ वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सामने से रेस्पॉन्स अच्छा दें, ठीक है ना। जो कोई टॉपिक आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, पहली बात तो उस टॉपिक की वीडियो आपके पास अवेलेबल है, उसका लिंक अवेलेबल है आपके पास। लेकिन फिर भी उस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ डाउट बचता है तो मैं पर्सनली आपके पास अवेलेबल हूँ। आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसका पर्टिकुलर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वर्क आपको करना होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको कह सकते हैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना, उस पर चलकर अपनी सक्सेस को अचीव करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। आई होप जो समझदार स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स समझदार हैं, ठीक है ना, सब अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार अपने चैप्टर का पूरा रिव्यू ले लेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक अपना जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचती है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। जिस बच्चे ने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है, जिसने अब तक कोई वर्क नहीं किया, उसको ये वीडियो देखकर सारा वर्क हो जाएगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो वीडियो तो सारी देखनी है आपको, ये तो कंपलसरी सबके लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि इस वीडियो के थ्रू जिसका वर्क हो चुका है वो अपना मैच कर लेगी, कहीं उसका कोई पॉइंट रहा तो नहीं, ठीक है। और जिस बच्चे ने अब तक कोई वर्क नहीं किया उसके लिए ये वीडियो एक कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में कर लो कि हाँ ये पता चल जाएगा आपको कि चैप्टर हमारा किस तरह से प्रोसीड करेगा। फिर पर्टिकुलर उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप वो वीडियो को जो वीडियो आपके फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इसके अंदर हम आज फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको एक्सेलरेशन को एक पर्टिकुलर वीडियो में आराम से समझाया था, उस वीडियो को जाकर आप इजीली अपना देख लें, ठीक है। जिसका वर्क कंप्लीट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जिसका वर्क नहीं हुआ वेडनेसडे तक सभी अपना इस चैप्टर का वर्क कंप्लीट कर लें। थर्सडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाया गया था कि हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा, हमारा चैप्टर किस तरह से चलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर कह सकते हैं, पूरा चैप्टर हमारा एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाया गया था कि हमारी कोई बॉडी है, उस बॉडी की दो फिजिकल स्टेट हो सकती है, रेस्ट हो या मोशन हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कुछ उसके बारे में पढ़ना है ही नहीं। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किस टाइप के मोशन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो किस टाइप का मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में फास्ट करेंगे सब चीज़, ठीक है ना, क्योंकि हम ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं,
ठीक है। फिर अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर डी एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। उसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी अपनी, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती है, वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशनशिप देती है। सेकंड इक्वेशन में क्या देती है, पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप देती है। और थर्ड इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप देती है, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशनशिप देती है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज इसका हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, एक तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको कंप्लीट करेंगे। साथ में एक छोटा सा टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन, उसको भी हम हैंड टू हैंड इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि हमारा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। फिर मोशन के टाइप देखे थे कि पाथ के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। वहाँ से आपने देखा था सर्कुलर हुआ, लीनियर हुआ, ऑसिलेटरी हुआ, ठीक है। फिर आपने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कितने टाइप की हो सकती हैं। तो हमने देखा था कि दो टाइप की होंगी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको बोल देंगे स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी उसको बोल देंगे वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हमने देखा था कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी था। हमने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। डिस्टेंस जो होगी हमारी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारी क्या होगी, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए। ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डिस्टेंस के बराबर हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं है तो 101% डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से हमेशा कम होगा, ठीक है। ये हमने देखा था इसमें। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे इससे रिलेटेड। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले भी देखा था कि हमारा बॉडी अगर मोशन करती है तो कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं। तो हमने देखा था एक मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था क्या, कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को अपने को क्या बोला था, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोला था, अगर कोई बॉडी हमारा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होता है हमारा वो मोशन कैसा कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो वो दो टाइप के मोशन कर सकती है, कैसे कैसे, एक हो सकता है एक्सेलरेटेड मोशन करे या हो सकता है डी एक्सेलरेटेड मोशन करे। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे, ठीक है ना। डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या है कि टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करे, सॉरी आई थिंक अपोजिट बोल चुका हूँ मैं। एक्सेलरेटेड मोशन वो जिसके अंदर हमारी बॉडी टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे, और डी एक्सेलरेटेड मोशन हमारा वो जिसके साथ, जिसमें क्या हो कि हमारे बॉडी अपने टाइम के साथ वेलोसिटी को डिक्रीज करे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड आपने देखा था कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। स्पीड की ऐसा यूनिट आपने देखी थी क्या होती है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। फिर आपने देखा था क्या कि अगर कोई बॉडी हमारी इस कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उस बॉडी के मोशन को हम नाम दे देंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड को लगातार चेंज कर रही है तो उस बॉडी के मोशन को हमने नाम किया जाता है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है तो फिर उसकी स्पीड को हमने एक नया टर्म दिया था, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा था, कन्वर्जन फैक्टर, कि अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है या किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आप एक दूसरे वैल्यू में इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था क्या, कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे हमने इससे रिलेटेड। फिर आपकी एक नई टर्म आई थी क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने क्या देखा था, वेलोसिटी हमने देखा था कि कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, एक टाइप की स्पीड ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है, कब चेंज हो सकती है, या तो उस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी कह सकते हैं चेंज हो जाए, कि वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर मोशन कह सकते हैं उसके डायरेक्शन में चेंज कर रही है कंटिन्यूसली, तो हम जब भी क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। आज इसका एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा किस टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है ना। फिर आपने देखा था कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है तो हमने एक नई टर्म दी थी क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जिससे बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, और फाइनल वेलोसिटी
वो होती है जिस पर जब बॉडी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपके पास दो फॉर्मूले, क्या, या तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम कर सकते हो, या फिर आप फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपने देखा था कि वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जबकि स्पीड हमेशा क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। सेम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला काम था, ठीक है ना। फिर आपने देखा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, कि हमने देखा था इसमें कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी बॉडी की हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करने लगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर क्षण, कह सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड या कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। फिर आपने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है और डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन आपने देखा था क्या, कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी में लगातार किस रेट से, कह सकते हैं, चेंज हो रहा है, या फिर कितने रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसको क्या नाम दिया था आपने, एक्सेलरेशन। तो वहां से देखा था कि मैंने क्या कहा था, द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। अब वहां पे आपने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या, a इज इक्वल टू v माइनस यू। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v ज्यादा हो एज कम्पेयर टू u, तो जब हमारा एक्सेलरेशन क्या बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपने देखा रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन क्या होता है कि अगर वो अपनी वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में अब कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो क्या होता है हमारा रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो, कम हो विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v की वैल्यू कम होगी और u की वैल्यू ज्यादा होगी। जब भी v की वैल्यू कम और u की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका क्या बन जाएगा, रिटार्डेशन, और उस केस में एक्सेलरेशन क्या जाएगा आपका, नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। फिर आपको कुछ ग्राफ बताए थे, इन ग्राफ के बारे में बोला था आपको कि आप फिलहाल ये ग्राफ एज इट इज बना लें, ठीक है ना। इस ग्राफ को स्कूल ओपन होते साथ आपको इजीली समझा देंगे, ठीक है। फिर आपने देखा था कि हमारी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो बॉडी के मूव करने में किस टाइप से मूव करेगी, हम किस तरह से उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर आपने देखा था कि आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या नाम दिया था आपने उसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या नाम दिया था आपने, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, यानी कि कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। वो कौन सी इक्वेशन थी, वो थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या होता है, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन और t क्या होता है हमारा टाइम। कोई डाउट यहाँ तक। फिर आपने देखा था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है। सेकंड इक्वेशन मोशन होती है हमारी पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप। पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, एस है हमारी उस बॉडी के द्वारा टी टाइम में चली हुई डिस्टेंस, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है अगेन वही टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन होती है, जो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में होती है। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में होती है, कौन सी होती है, वो होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर u स्क्वायर को v की तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन और s क्या होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टेकन t, ठीक है। नीचे आपको दिख भी रहा होगा वेयर के बाद लिखा हुआ सब, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी एंड s द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने की कोशिश की थी। उसके लिए आपने ग्राफ को कंसीडर किया था कि हमारा एक ग्राफ कंसीडर कर लिया। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर आपने क्या किया, टाइम को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस में आपने क्या किया, उस बॉडी का वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वो बॉडी हमारा कैसा मोशन करती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि उसकी बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर शुरुआत के सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई है तो अगले सेकंड में भी 20 किलोमीटर पर आवर ही इंक्रीज होगी, ठीक है ना। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपने देखा था कि एक बॉडी ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो पॉइंट अपने ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और उसको कैसा कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। तो वो मूव करते करते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और
वेलोसिटी क्या आपको दी थी आपकी v। इस केस में हमने कंसिडर क्या किया था कि उस बॉडी की शुरुआत में स्पीड कितनी थी या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी कितनी थी, वो थी हमारी u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी हमारी v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। t टाइम पर जीरो वेलोसिटी, यानी कि जब टाइम जीरो t यहाँ पे ओरिजिन पर टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी, और एक पर्टिकुलर t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है ना। उसमें आपको बोला गया था, आपको शुरुआत में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये पॉइंट्स अलग अलग ले रखे थे हमने, ठीक है ना। तो कल भी आपको बताया गया था, आपने जो ग्राफ बना रखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने इस ग्राफ को दो बार बनाया है, ठीक है ना। 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों इक्वेशन में यही एक बार सिंगल ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ में चेंज क्या करना है, जो इस टाइम आपको एट प्रेजेंट ग्राफ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, सेम एज इट इज यही ग्राफ बनाना है, एक ही बार बनाना है, तीनों के लिए अलग अलग नहीं बनाना, तीनों के लिए सेम यही ग्राफ चलेगा, सेम एज इट इज, इसी के ऊपर हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो जिस स्टूडेंट्स ने 2 बार बना लिया कोई बात नहीं, आप चेंज मत करना, लेकिन दोनों ग्राफ यही होने चाहिए जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, ठीक है ना। जो पॉइंट O जहाँ पर दिख रहा है वहीं पर होना चाहिए, A पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर E, B, D, C, जो पॉइंट जहाँ भी आपको दिख रहा है ना इस ग्राफ में आपके डिस्प्ले पर, वहीं पर आपको पॉइंट कंसिडर करना है, ठीक है ना। नहीं तो होगा क्या, फर्स्ट वीडियो में आपको पॉइंट के अलग अलग करवाए थे, उससे दिक्कत कुछ नहीं आने वाली, लेकिन जो हम आगे इक्वेशन मूव करेंगे उन इक्वेशन में फिर वैल्यू चेंज करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। अब 3 बार इक्वेशन में वैल्यू को चेंज करने से अच्छा क्या है कि हम एक बार ही अपनी ग्राफ में चेंज कर लें, ठीक है ना। तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, रीड्रॉ कर लेना, जिसने ग्राफ बना लिया वो अपना चेंज कर लेना, उसको सही कर लेना, और जिसने नहीं बनाया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये इजीली दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सब निकालने के लिए, इसको डेराइव करने के लिए क्या कंसीडर किया था, सबसे पहले हमने कंसीडर किया था क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। आपने देखा था कि इस बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, पर शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी, ये OA, और फाइनल में वेलोसिटी क्या होगी थी, OE। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, OE माइनस OA। भाई अगर आप सुबह को अपने घर से 100 रुपये लेके निकले और रात को वापस आए और बोले, मम्मी पूछे कि आज तूने कितने पैसे खर्च किए, तो कैसे निकालोगे, भाई मम्मी मैं सुबह 100 रुपये ले गया था और अब मेरी जेब में कितना है 20 रुपये, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये आपने खर्च कर दिए। तो ये भी तो ये बोलता है कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो कैसे करोगे कि फाइनल में वेलोसिटी कितनी है और माइनस इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ पर फाइनल कौन दिखा रहा है, OE, और इनिशियल कौन दिखा रहा है, OA। तो आपने क्या कर दिया, OE माइनस OA। कल आपको जो वीडियो कराई थी यहाँ पर आपको बताया था कि क्या चेंज करना है, जस्ट वेट मैं आपको कर देता हूँ आज क्या, आपको बताया था कि यहाँ पर OE करना है, इसको क्या करना है, OE, बाकी सब सही है ये, ठीक है ना। यहाँ पर करना है आपको OE, तो OE माइनस OA डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम की बात करें तो टाइम में चेंज कितना हुआ, पर टाइम में OC तो टाइम फाइनल वाला है, और शुरुआत में टाइम कितना था, 0। जब हमने मोशन करना है स्टार्ट ही नहीं किया तो टाइम कितना रहा, 0। तो यानी कि OC माइनस 0, इन सब की वैल्यू पुट कर दी। OE की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको दिख रही है, O से लेके E तक की दूरी कितनी है, V, O से लेके A तक की दूरी क्या है, U। तो OE की जगह आपने V पुट कर दिया और OA की जगह आपने U पुट कर दिया। OC की वैल्यू पीछे ग्राफ में देख सकते हो आप, T है, OC की वैल्यू ये रही ना नीचे T है, तो OC की जगह आपने क्या कर दिया, T पुट कर दिया, ठीक है ना, और 0 की जगह तो 0 है ही, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। T को एक तरफ ले गए, U को AT की तरफ ले गए, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी क्या, V इज इक्वल टू U प्लस AT। बहुत ईजी थी, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में आपने क्या ड्राइव करना था, सेकंड इक्वेशन में आपको करना था पोजीशन और टाइम के बीच में, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। आपके पास ग्राफ किस का दे रखा है, आपके पास ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पढ़ा है आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। एरिया कैसे निकालोगे, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पर आप एरिया निकालोगे इसका ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पर, OABC, दोबारा देख लो, OABC। तो ट्रेपेजियम का आपने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। किसके बराबर था वो, डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रैवल करी है बाय एन ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं जितना उस बॉडी ने या ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल करी वो क्या है हमारा, वो उसकी किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पर, ट्रेपेजियम है OABC। इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कौन कौन से में, पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन कौन सा हो गया, OADC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो गया है, ABD। कोई डाउट, तो आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया,
एक तो रेक्टेंगल वाले में और दूसरा ट्रायंगल वाले में। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जरा देख के बताना यहाँ पर लेंथ कौन सी होगी, इस ट्रायंगल इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी या तो AD या फिर OC में, दोनों लेंथ ही तो है, आपने सामने वाली लेंथ हो गई, तो या तो AD की वैल्यू ले लो या OC की वैल्यू ले लो, दोनों बराबर है, कितनी है वो, दोनों है T, ठीक है ना। ब्रेथ कितनी है, या तो आप OA ले लो या फिर CD ले लो, दोनों ब्रेथ हैं इसकी, वो कितनी है U। तो यहाँ पर आपने लेंथ क्या कर दिया OA और ब्रेथ क्या कर दिया आपने AD, दोनों की वैल्यू पुट कर दी U इंटू T। अब ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जरा देख के बताना बेस कितना है, यहाँ पर बेस है आपका AD और हाइट कितनी है BD। तो आपने AD की वैल्यू क्या कर दी, T पुट कर दी, और BD की वैल्यू कैसे निकालोगे, जरा देख के बताना। B से लेके C तक की दूरी है V और D से लेके C तक की दूरी है U, तो B से लेके D तक की दूरी क्या निकाल दो, दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, V माइनस U, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सिंपल BD की जगह कर दिया V माइनस U। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप इस लाइन तक आ चुके होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसे मूव करना है, इसके बाद मूव करना है क्या, कि आपको पता है, आपको ये तो याद है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो क्या वहाँ पर आपको यहाँ पर A भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या A आया, नहीं आया, तो हम A को लाने की कोशिश करेंगे। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या होती है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, अभी पढ़ के आए हो आप फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से V माइनस U की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AT, यही होगा या कुछ और हो जाएगा। तो V माइनस U की जगह क्या आप AT रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। आपने V माइनस U की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर AT पुट कर दिया, ठीक है। और सिंपल यहाँ से आपने ये किसके बराबर आ रही है वैल्यू, सब S के बराबर आ रही है, तो यहाँ से आपने इक्वेशन सेकंड पुट कर दी, क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इजीली S निकाल ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच में है, वो है डिस्टेंस के, या फिर कह सकते हैं पोजीशन के और वेलोसिटी के। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस निकालना है, अभी बताया था। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इसका एरिया निकाल दोगे। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कर देंगे हम एरिया ऑफ, अगेन दोबारा क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जैसे हमने पहले निकाला था एरिया, ऐसे अब दोबारा निकालेंगे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आना देखते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेते हैं, किसके बराबर होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा आपका, किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर, यानी कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दिख रही है ना आपको लाइन, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कौन सा है, वही जो हमने पहले लिया था, कौन सा, OABC, OABC, कोई डाउट। अब जरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सोच के बताना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 इंटू उन दोनों के बीच, दोनों कह सकते हैं दोनों पैरेलल लाइन का सम प्लस इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। अब जरा देख के बताना, 1/2 यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी OA और दूसरी कौन सी है CB, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन कौन सी है, OC, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है आज तक आपने, ठीक है ना। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको तो 1/2 ये लिख दिया आपने, 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OA प्लस BC लिख रखा है, OA प्लस BC इंटू दोनों के बीच में सेपरेशन कौन सी है, दोनों के बीच में सेपरेशन है OC, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगी, OC। कोई डाउट। अब सिर्फ सिंपल इनकी वैल्यू पुट करनी है, जरा देख के बताना। OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू क्या है आपकी U, तो क्या OA की जगह आप U पुट कर सकते हो, बिल्कुल ये कर दिया आपने, OA की जगह U पुट कर दिया, ठीक है ना। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू आपकी क्या है V, तो क्या BC की जगह V पुट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, ये कर दिया BC की जगह V, ठीक है ना। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आप निकालनी है OC की, तो OC की वैल्यू क्या है, यहाँ से OC की वैल्यू हमारी है स्मॉल t, तो क्या OC की जगह स्मॉल t पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये करते हैं स्मॉल t। कोई डाउट यहाँ तक। तो आपकी इक्वेशन किस में आ गई, आपकी इक्वेशन आ गई S में, U में, V में और T में। लेकिन आपको याद होनी चाहिए आपकी थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, वो होती है आपकी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या उसमें कहीं T आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम T को एलिमिनेट कर देंगे। अब T को कैसे एलिमिनेट करेंगे, T को कैसे हटाएंगे, अगेन हम वहीं से दोबारा फॉर्मूला उठा लेंगे, कौन सा वाला,
जैसे आपने यहाँ पे किसको एलिमिनेट किया था, यहाँ पे आपने एलिमिनेट किसको किया था, v माइनस यू को। अब हमें किसको करना है, t को। तो क्या t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस t को v माइनस यू के नीचे ले जाओ, तो ये ऐसे तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, निकल जाएगा ना भाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, टी को डिवाइड करें तो बनेगा क्या, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो क्या निकाल सकते हो t की वैल्यू, क्या आई है, v माइनस यू अपॉन ए, पता लग गया ना कैसे आई है। तो इस t की जगह आपने क्या पुट कर दिया, सिंपल v माइनस यू अपॉन ए, और ये सिंपल एज इट इज आ गया v प्लस यू अपॉन टू। ये तो इसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई डाउट यहाँ तक। अब ये देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपने मैथ्स में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या, a माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबने पढ़ रखा है मैथ्स में फॉर्मूला, ठीक है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कर देंगे, ये ना, ये हो गया आपका क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका v का स्क्वायर, ये देखो, ठीक है, और ये हो गया आपका ये रहा। तो ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, किसके बराबर आया, s के बराबर। 2a को इधर ले जाओ, इस पूरे 2a को कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फिर u को 2as की साइड में ले जाओ, प्लस में हो जाएगा माइनस की जगह। तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई डाउट यहाँ तक। तो इस तरह से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डेराइव करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है, इस वीडियो को आप एक बार की जगह दो बार की जगह 3 बार देख लें, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि एक बार इसको समझ लें, दूसरी बार इसको देख कर एक बार अपनी फेक कॉपी में कर लिया, उसके बाद रफ कॉपी लीजिए, एक बार देख के करिए, दूसरी बार बिना देखे करिए, और तीसरी बार फाइनल में बिना देखे बिल्कुल आराम से एक बार दोबारा ड्राइव कर लिए 3 इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन पक्की हो जाएंगी। पेपर में अगर ये चैप्टर आता है तो इस चैप्टर से इन तीनों इक्वेशन में से एक ना एक इक्वेशन 100% हर बार आएगी, ठीक है ना। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 11th क्लास 12th क्लास और इवन हायर स्टडीज में भी इन इक्वेशन का यूज होता है, इसलिए ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। तो इन तीनों इक्वेशन को देख लेना एक बार। अब जरा एक बार न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इन तीनों इक्वेशन का यूज करके। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये न्यूमेरिकल तो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। सेकंड न्यूमेरिकल मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि हमने एक कह सकते हैं कार थी हमारी, वो कार सिंपल चल रही थी, उसने क्या करा, ब्रेक लगाई। आपने ब्रेक लगाए हैं, जब ब्रेक लगाएगी तो उस क्या होगी, उसकी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी घटेगी। और जब वेलोसिटी घटती है टाइम के साथ तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। तो कार ने प्रोड्यूस क्या कर दिया, हमारा डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा, कितने का, 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कार को 2 मिनट लगी, ये लिखा ना, इफ अ कार रिक्वायर्स 2 सेकंड टू स्टॉप। अगर हमने क्या करा, ब्रेक अप्लाई कर दी, ब्रेक लगा दे, तो ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड बाद क्या हुई, कार रुक गई, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है कार को रुकने में, ठीक है ना। तो हमने ब्रेक लगाया और उसके 2 सेकंड बाद हमारी कार क्या होगी, स्टॉप हो गई। तो अब ये बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन 2 सेकंड में उस कार ने। समझ पा रहे हो, आपकी कार मूव कर रही थी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। आपने अचानक ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाए तो उसमें डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब डी एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस हुआ, वो हुआ 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। जब आपने ब्रेक लगाए और जब गाड़ी रुकी तो उन दोनों में आपने टाइम डिफरेंस क्या देखा कि ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद गाड़ी रुकी है, ठीक है ना। तो अब उन 2 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल को लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है। सबसे पहले अपना न्यूमेरिकल पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद जो वैल्यू आपको गिवन है, जो दे रखी है, उनको सबको लिखते चले जाओ। फिर वो लिखो वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है।
फिर ये देखो क्या कोई रिलेशनशिप हमने पढ़ी है इस चैप्टर में जो निकालने वाले और देने वाले के बीच में हो, जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है, उन दोनों के बीच में क्या हमने कोई रिलेशनशिप पढ़ी है। 101% कोई ना कोई रिलेशनशिप आपने जरूर पढ़ी होगी, हो सकता है डायरेक्ट पढ़ी हो और हो सकता है इनडायरेक्ट पढ़ी हो, ठीक है ना। तो उसका रिलेशनशिप का यूज करेंगे और सिंपल अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब देखो इसमें भी हमने क्या करा है, सबसे पहले आपको जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन क्या होता है, होता तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्पीड का बढ़ना और डी एक्सेलरेशन होता है स्पीड का घटना टाइम के साथ। तो घटने की जो भी चीज होगी उसको हम फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से। समझ पा रहे हो ना। अगर कोई बॉडी हमारी कह सकते हैं आगे की तरफ मूव करती है तो उसके पीछे के चलने के मोशन को माइनस की साइन से रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन अगर हमारा पॉजिटिव है तो डी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन क्या, डी एक्सेलरेशन क्या ले लिया, -6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ में आया ना, माइनस क्यों आया, माइनस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन ही तो होगी। मैं बताओ गाड़ी आगे की तरफ मूव करना चाहेगी, लेकिन आप ब्रेक लगा के गाड़ी को पीछे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करोगे, ये तो करोगे ना। तो क्या अपोजिट हुआ डायरेक्शन, जब अपोजिट होगा तो अपोजिट किससे दिखाओगे, माइनस साइन से दिखाओगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा कितना टाइम लिया, टाइम लिया आपने कितना, 2 सेकंड, ठीक है। क्या निकालना है आपको, वो डिस्टेंस निकालनी है जो उस 2 सेकंड में उस गाड़ी में चली, ये तो निकालना है। तो यानी कि आपको एस की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, आपको एस की वैल्यू निकालनी है। अब जरा एक बात बताओ, जब आप गाड़ी में, जब आप अपनी कार में ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने के बाद फाइनल में उसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, भाई उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब आपने ब्रेक लगा दिए। एक बार बताओ, ब्रेक लगा दोगे और 2 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी जब रुक चुकी है तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी, अरे 0 होगी। जब गाड़ी रुक चुकी है तो उसकी वेलोसिटी कैसी, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितनी है आपकी यहाँ पर, 0। समझ रहे हो ना, v कितनी है यहाँ पर, 0। क्यों 0 है, क्योंकि जब आप गाड़ी में ब्रेक लगा दोगे तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई, अगर गाड़ी रुक गई तो क्या उसमें कोई वेलोसिटी होगी, नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना भाई। तो कोई अगर कोई वेलोसिटी नहीं है यानी कि फाइनल में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जब फाइनल की कोई वेलोसिटी नहीं है तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है s। अब जरा सोच के देखो, अपने माइंड पर थोड़ा सा कह सकते हैं प्रेशर डालो, क्या कि आपको s निकालना है। दे क्या रखा है आपको, a दे रखा है, t दे रखा है, v दे रखा है। तो क्या कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिससे आप s निकाल सकते हो, क्या कोई ऐसी रिलेशनशिप है। आपने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, कौन कौन सी, पहली इक्वेशन v = u + at, क्या v है, हाँ है। क्या u है, नहीं है। क्या a है, नहीं, हाँ a है। क्या t है, हाँ है। तो इससे तो आप u निकाल सकते हो। क्या आपको u चाहिए, नहीं चाहिए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s = ut + ½ at²। क्या है, s = ut + ½ at²। क्या s है, अरे सर s तो निकालना ही है। क्या u है, u तो सर है ही नहीं। क्या t है, हाँ सर t है। और a है, हाँ a भी है। क्या t है, हाँ t भी है। तो एक बात बताओ, आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at²। इसमें आपको s भी निकालना है और u भी निकालना है। तो क्या एक इक्वेशन का यूज करके दो वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो सर हमारे सेकंड इक्वेशन भी काम नहीं आएगी, तो सेकंड इक्वेशन को छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v² = u² + 2as। यही तो होता है या कुछ और होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना, कोई से मेथड से कर सकते हो। अब अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है, v² = u² + 2as। यही तो है। क्या आपके पास v है, हाँ सर है। क्या आपके पास u है, सर नहीं है। क्या आपके पास a है, हाँ सर है। क्या आपके पास s है, नहीं है। तो इसमें भी आपको 2 वेरिएबल चाहिए, इसमें भी 2 वेरिएबल चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या आएगी आपके सामने। फर्स्ट इक्वेशन जब आपने यूज करी तो आपको वहां से u मिल रहा था, लेकिन u की जरूरत नहीं थी। जब आपने सेकंड इक्वेशन यूज करी तो आपको 2 चीज की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, कौन कौन सी, एक तो s की भी और एक u की भी। तो एक इक्वेशन से 2 वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपने थर्ड इक्वेशन देखा, वहां पर भी आपको 2 वैल्यू निकालनी पड़ रही है, s की भी और u की भी। वहां से भी वही प्रॉब्लम आई। तो आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे, कि पहले वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, उससे अपनी कुछ वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को दूसरे वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है v = u + 8। यही तो फॉर्मूला है ना। क्या आपके पास v है, हाँ है।
क्या आपके पास u है? नहीं है। क्या आपके पास a है? नहीं, हाँ है। आपके पास a भी है। क्या आपके पास t है? हाँ t भी है। तो यहाँ से आप u निकाल लोगे भाई। v भी है, a भी है, t भी है, तो क्या u निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। तो u क्या हो जाएगा? v माइनस ए टी हो जाएगा भाई। u को एक साइड में रखो, बाकी सब एक तरफ। तो v इज इक्वल टू u माइनस ए टी। u की जगह 0, a की जगह -6 और t की जगह 2। तो क्या यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी? u आ गया आपका क्या? 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसकी शुरुआत यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 12 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके पास u आ गई, लेकिन क्या आपको u निकालना था? आपको तो s निकालना था, आपको u तो चाहिए नहीं था। अब आप दूसरा फॉर्मूला उठाओगे, कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा इसमें देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। क्या आपको क्या आपके पास s है? नहीं सर, s तो हमें निकाल नहीं है। क्या आपके पास u है? हाँ सर, अभी निकाल के लाई हूँ। u कितना है? अभी निकाल के लाए हो। क्या u कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्या आपके पास t है? हाँ t तो सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या आपके पास a है? a भी दे रखा है। तो क्या सब वैल्यू है आपके पास? बिल्कुल है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू निकालनी है तो s को तो ऐसे रखा, क्योंकि जिसके में वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू सर अभी निकाल के लाए हैं 12, u की जगह 12 पुट कर दिया, t की जगह 2 पुट कर दिया, हाफ तो कांस्टेंट है ही, a की जगह -6 पुट कर दिया, t की जगह 2 पुट कर दिया। तो क्या यहाँ से आप s निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर अगर हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर लें तो क्या उससे आंसर निकाल पाएंगे? बिल्कुल, उससे भी निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या आपके पास v है? हाँ है। क्या आपके पास u है? हाँ सर, u अभी निकाला है, प्लस 2a। 2 तो कांस्टेंट है। क्या आपके पास a है? हाँ a भी है। तो क्या वहाँ से s निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, वहाँ से भी s निकाल सकते हो। तो आप s थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, सेकंड से भी निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच कहाँ तक जाती है, ठीक है ना। एक दो न्यूमेरिकल आप ऐसे लगाओगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे और ऐसे न्यूमेरिकल इजीली लग जाएंगे, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आज कह सकते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। हलवा चबाने की जरूरत नहीं है, मुंह में रखा और सीधा पेट में, इतना इजी टॉपिक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही क्लियर हो जाएगा आधा तो। क्या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब सर, यूनिफॉर्म मतलब वो जिसकी स्पीड सेम हो। ये तो पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। जिसकी स्पीड छोड़ो, जिसकी कुछ ना कुछ सेम हो, वो क्या है? यूनिफॉर्म। सर्कुलर मतलब जो सर्कल में घूम रहा हो, मोशन मतलब जो सर्कुलर में मोशन कर रहा हो। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा कैसा मोशन हुआ? जो कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रही है तो उस बॉडी के मोशन को क्या कहोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कोई भी चीज सेम, सर्कुलर यानी कि सर्कल पाथ में मोशन करना, सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो उस टाइप के मोशन को कहोगे क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई डाउट यहाँ तक? अब जरा यहाँ से एक पॉइंट निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा या याद नहीं होगा तो इस वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लेना, या फिर जब आपको वेलोसिटी पढ़ाया गया था उसको देख लेना, ठीक है ना। वहाँ पे आपको क्या बोला गया था कि वेलोसिटी चेंज होगी, कब होगी? या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, सिंपल 20 की जगह 30 कर दो, या फिर अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं किया तो सिंपल उसकी डायरेक्शन में भी चेंज कर दो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बताया था आपको, आज भी बताया है, और जिस दिन वेलोसिटी कराया था उस दिन भी बताया था, ठीक है ना। आज उसको एक्सप्लेन भी कर देते कैसे। भाई एक बताओ, अगर आपको कहें आप मंसूरपुर से चल पड़ो और आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी, अब 30 होगी, 30 से 40, 40 से 20, कुछ ऐसे चेंज हो रही होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। आपकी वेलोसिटी हमने कहा कि आपको मंसूरपुर के जो मैं कह सकता है जो हमारा कोई भी रिंग ले लो, उस रिंग में आपको कहा कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमते रहो इस रिंग में, तो क्या अब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर आपने कहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही घूमना है, तो यानी कि वेलोसिटी की फिक्स वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए कंडीशन दो थी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करा दो, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो उसकी डायरेक्शन चेंज करा दो। तो अब जरा एक बात बताओ, जब आप सर्कल में घूमोगे,
जब आप सर्कल में मूव करोगे तो क्या हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन बॉडी की चेंज नहीं हो रही है? अगर चेंज ना होती तो सीधा निकल जाता। हर पॉइंट पर चेंज हो रही है ना, तो इसमें यूनिफॉर्म ये कह सकते हैं सर्कल में बॉडी की पोजीशन या फिर डायरेक्शन हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज हो रही है, जिस कारण उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो या ना हो। लेकिन डायरेक्शन में हर जगह चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन में जब हर जगह चेंज होगा तो क्या कहोगे, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। तो वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगी ही होगी। ठीक है, तो आपने यही तो पढ़ा था कि जब भी आप क्या करोगे, वेलोसिटी में चेंज कराओगे। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज कब हो सकता है? या तो उसकी इस मैग्नीट्यूड में चेंज करा दो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज करा दो। ठीक है ना, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है ना, आप नीचे पढ़ सकते हैं, सिंपल लिखा हुआ, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। ठीक है ना, हमें कहा गया है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सैटेलाइट तो पता है ना, सैटेलाइट क्या होती है? जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर और हमारी अर्थ की ऑर्बिट में क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोई भी मोबाइल सिग्नल्स आते हैं, रिसीव होते हैं, या फिर हम बहुत आजकल कहते हैं ना जीपीआर कह सकते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं, तो वो सब चीज सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। ठीक है ना, तो हमारी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल का मतलब कौन सी? जो हम बनाते हैं, मैन मेड आर्टिफिशियल, जो हमारी क्या होती है, मैन मेड होती है, वो बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और जो नेचुरल होती है वो नेचुरल सैटेलाइट होती है। ठीक है ना, तो ये हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो क्या कर रही है, घूम रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और उस जिस ऑर्बिट में घूम रही है, ऑर्बिट का मतलब होता है किसी भी एक सर्कुलर रिंग में घूमना, गोल गोल रिंग बना रखी है, उस रिंग में घूमना। ठीक है ना, और उस रिंग की रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 42,250 किलोमीटर। ठीक है, उसकी स्पीड निकालनी है आपको। अगर हमारी वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट के चक्कर लगा लेती कितने मिनट में, कितने घंटे में, 24 आवर्स में। अगर हमारी कोई सैटेलाइट किसी भी एक ऑर्बिट का गोल गोल चक्कर कंप्लीट करती है, एक चक्कर कितने में, 24 आवर्स में, और उस रिंग की रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 42,250 किलोमीटर, तो उस सैटेलाइट की स्पीड कितनी है? अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालते हो? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, या फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस दे रखा है? हाँ दे रखा है। डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? जब कोई बॉडी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में घूमेगी, पर सर्कुलर रिंग में घूम रही है, तो किस तरह का मोशन कर रही है, सरकमफेरेंस पे तो घूम रही है, तो क्या सरकमफेरेंस निकाल सकते हो? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला था 2πr। क्या 2π की वैल्यू कांस्टेंट है? बिल्कुल है। क्या r आपको दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो क्या आप सरकमफेरेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, ये 2πr। 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह या तो 22.7 रख लो, 3.14 रख लो, और रेडियस आपको दे रखे कितनी, 42,250। इससे अपनी क्या निकालो, डिस्टेंस निकाल लो। अब डिस्टेंस यहाँ पर रखो, टाइम आपको गिवन है, उसमें अपना क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। अब वेलोसिटी निकालने के दो मेथड हैं, ध्यान रख लेना, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहते हो, किस में निकालना चाहते हो, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में तो आपकी डिस्टेंस आ चुकी है, सिर्फ आपको यहाँ पर 24 रखना है टाइम में। इन सेकंड्स की रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पीड किस में निकालनी है, 24 उसमें किलोमीटर पर आवर में। लेकिन इन्होंने किस में निकाला है, किसमें निकालना है, इन्होंने निकाला है किलोमीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हो, आवर्स को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से दोबारा मल्टीप्लाई। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने 2 बार मल्टीप्लाई की हुई है। ठीक है ना, तो ये आपकी इच्छा है कि आप या तो इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में निकाल लो, या फिर आप किलोमीटर पर सेकंड में निकाल लो। ठीक है ना, अगर किलोमीटर पर आवर में निकालोगे तो सिर्फ आपको नीचे 24 रखना है, और अगर आप किलोमीटर पर सेकंड में निकाल दो तो जैसा आपका इसका सोल्यूशन हो रहा है बिल्कुल एज इट इज करना है, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? थैंक यू। एंड अगेन द वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। ठीक है ना, स्टे होम स्टे सेफ। जिस बच्चों का वर्क नहीं हो, आई होप वेडनेसडे तक वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना भाई, वर्क आपको ही करना है। अब कर लोगे तो आप करोगे, बाद में करोगे तो आपको करना होगा। अब कर लोगे तो भाई अब तक फ्री हो, आप सुबह को आराम से उठोगे, पूरा दिन फ्री हो, रात में फ्री हो, जिस टाइम आपको सुटेबल लगे अपना वर्क कंप्लीट कर लो। वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ये तो है नहीं कि सर एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, अब तीसरी बार हो सकता है कोई सर जो पढ़ा रहा है थोड़ा सा इरिटेट हो जाए और आपको ना बताए। लेकिन ये तो वीडियो है, 10 बार देख लो, दोबारा रिवाइंड करके देख लो, 10 बार देख लो, 50 बार देख लो, वीडियो है भैया। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो।
फिर भी कोई डाउट है, वीडियो 3-4 बार देखने के बाद भी कोई डाउट है, पर्सनली पूछ लो। सिंपल भाई, अगर आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो उन ऑप्शन का, उन रिसोर्सेज का फायदा उठाओ भाई। अपना वर्क कंप्लीट करो, अपना टॉपिक पढ़ो, सिलेबस जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करो। सिलेबस करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतना अगर आराम से आपको करा रहे हैं, कोई जल्दी किसी टॉपिक में तो नहीं करी ना। जब आपको इतने सारा टॉपिक कराए हैं तो किसी टॉपिक में जल्दीबाजी तो नहीं करी, ठीक है। बहुत आराम से सोल्यूशन कराए हैं, बहुत आराम से आपको समझाया जा रहा है, बहुत आराम से आपको डेली थोड़ी थोड़ी पिक दी जा रही है। कोई ज़्यादा भी एक साथ वर्क नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा वर्क दिया जा रहा है। तो डेली रेगुलर बेसिस पे अपना वर्क करो, ठीक है ना। जिस बच्चे का वर्क हो चुका है उसके लिए वेरी गुड, जिस बच्चे का अब तक वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ वो भैया कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। आज सैटरडे है, सैटरडे आपके पास है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे भी है, 5 दिन है। 5 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो भाई। जो भी है एक्सवाइजेड, कोई भी स्टूडेंट है तो 5 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो। कैसे करोगे? सारी पिक अवेलेबल हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारी वीडियो का लिंक अवेलेबल है। वीडियो आपको क्या नाम, अगर लिंक ऊपर सर्च करने में बहुत सारा मटेरियल व्हाट्सएप पे आ चुका, अगर दिक्कत आती है तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का ऑप्शन है। सब्सक्राइब करते साथ जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपके पास सारी वीडियो ओपन होकर आ जाएंगी। उसमें आपकी 11th की भी है, 12th की भी है, 10th की भी और आपकी 9th की भी है। आपको सिंपली 9th वाला ऑप्शन ओपन करना है, उसके अंदर जितनी भी 9th की सारी वीडियोज हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगी सीरीज वाइज। जो उनकी आपको देखनी है वो देख लो, सीरीज वाइज देखनी है सीरीज वाइज देख लो, कोई एट रैंडम वीडियो देखनी है एट रैंडम वीडियो देख लो। सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट और है, अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और बाई चांस आपको शेयर करना भूल जाता हूँ या आप तक लिंक नहीं पहुँच पाता तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दे देगा कि मैंने आज वीडियो अपलोड की है, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हो। तो पैसे तो नहीं लग रहे आपको सब्सक्राइब करने में, सिंपल आपका एक फ़ायदा ही है, ठीक है ना। सब समझ रहे हो ना। आपका सिंपल फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है कि जैसे ही कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। जो उनसे वीडियो आप देखना चाहो, जिस टाइम देखना चाहो, जितनी बार देखना चाहो आप देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर अपना नेम ज़रूर कमेंट कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कौन स्टूडेंट हमारा वर्क कर रहा है और कौन स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहा। अगर स्कूल खुलने के बाद बाई चांस कोई स्टूडेंट के अगेंस्ट एक्शन हुआ तो आपके पास बचने के लिए ऑप्शन हो सकता है कि सर हमने वर्क कंप्लीट किया था, चाहे आप डेली अपनी वीडियोस पर जाकर हमारा नाम देख लो, तो आप वहाँ से बच सकते हो। लेकिन अगर आपने वीडियो के कमेंट में अपना नाम नहीं लिखा तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप डेली पढ़ रहे थे, आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ आप ही के लिए करी जा रही है, यूट्यूब चैनल भी आपके लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम आपके लिए, सभी टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी इतनी ही मेहनत करें, एटलीस्ट कुछ तो करें, ठीक है ना। भाई सिलेबस भी हमारा सारा होना है, टाइम लिमिटेड है, 9th क्लास है, 9th क्लास बेस है 10th क्लास का। जितना अच्छा इसमें पढ़ लोगे उतनी आपकी कैपेसिटी हो जाएगी पढ़ने की, उतना ही आप 10th क्लास को अच्छे से पास कर पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो जिसका वर्क कंप्लीट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ वो वेडनेसडे तक कंप्लीट कर ले। सभी स्टूडेंट्स वेडनेसडे तक अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। थर्सडे से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो चैप्टर कराता जाऊंगा, टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा आपको अगर आप आराम से पढ़ोगे तो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। जो बच्चा अभी लापरवाही में आ रहा है कि अरे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसके लिए आगे दिक्कत आने वाली है। स्कूल ओपन होने के बाद जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन लॉकडाउन में, उसको हम दोबारा से बिल्कुल भी कह सकते हैं स्कूल क्लासेस में नहीं करेंगे, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो उसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब यहाँ पर इतनी मेहनत कर दिया तो हम दोबारा से क्लास में क्यों करें, ठीक है। तो अभी अपना वर्क कंप्लीट कर लो, डेली वीडियोस देखते चले जाओ, डेली अपना वर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है। थैंक यू।